अब तक का जो अपना इस चैप्टर में मैटर हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, रिलेशन बिटवीन वी एंड वी। ये 5 टॉपिक हम पिछली क्लास में या पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है dq/dt, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल्स टू होता है E/m इंटू टो, मोबिलिटी होता है E/m। इसके बाद में रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, वो होता है I इक्वल्स टू NEAVD। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो VD इक्वल्स टू E/ml इंटू V। तो इस खूबसूरत से चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक करते हैं ओम्स लॉ। नमस्कार बच्चों, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं B2 फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ एंड रेसिस्टिविटी। ओम्स लॉ में हम देखेंगे कि ओम ने नियम क्या दिया था और ओम के नियम की व्युत्पत्ति है वो किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद में हम प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर छोटा होने वाला है लेकिन अच्छा है, मैटर बहुत अच्छा है। आपको बहुत कुछ 3-4 टर्म है वो नई सीखने को मिलेंगी और पिछला जो वीडियो लेक्चर है उसका रिवीजन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए ओम्स लॉ की बात करते हैं। तो ये जो लॉ है वो दिया था जीएस ओम ने। किसने दिया था? जीएस ओम ने दिया था सन 1828 में। और किसके लिए दिया था या किसके रिस्पेक्ट में दिया था? तो इन्होंने क्या किया, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उससे रिलेटेड अपना ये लॉ दिया था। तो उन्होंने अपने इस लॉ में क्या कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें। भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं अभी बताऊंगा, पहले आप डेफिनेशन समझे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के शिरों के मध्य विभवांतर V के समानुपाती होती है। इन्होंने जो कंडीशन बताई वो क्या थी? V प्रोपोर्शनल टू I, ये वाली कंडीशन बताई इन्होंने। डेफिनेशन में यही बताया गया है कि चालक में प्रवाहित धारा I चालक के शिरों के मध्य विभवांतर V के समानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पे एक ये कंडीशन आई है कि भौतिक अवस्थाएं नियत रहें। किसकी? तो भौतिक अवस्थाएं। और भौतिक अवस्थाएं कौन सी? मतलब भौतिक अवस्था का यहाँ पे अर्थ क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है और किसकी है? देखिए मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर जो भौतिक अवस्थाएं बताई गई हैं वो कंडक्टर की बताई गई हैं। और कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं? उसकी लंबाई हो सकती है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो सकता है, ठीक है, उस कंडक्टर का या उस मेटल का ताप हो सकता है, और वो कंडक्टर जिस मेटल या जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है। तो अगर हम इस लॉ के अनुसार चलें तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब ये क्वांटिटी अगर कांस्टेंट रहती हैं तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर में, जैसे मान लीजिए ये अपना कंडक्टर है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टी हैं वो सारी कांस्टेंट रहती हैं एट द मोमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो हमें जो रिलेशन प्राप्त होता है इसके सिरों के मध्य का जो पोटेंशियल है V और इसमें जो I करंट प्रवाह हो रही है या फ्लो हो रही है उसके बीच का जो रिलेशन है वो ये प्राप्त होता है V प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है? तो ओम्स ने अपना नियम दिया था इलेक्ट्रिक करंट फ्लो से रिलेटेड और उन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट है तो जो उसके सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा उसमें फ्लो करने वाली करंट के प्रोपोर्शनल, V प्रोपोर्शनल I।
तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे आर आई, और यही आपका सुप्रसिद्ध ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आर आई। अब देखिए R यहाँ पे समानुपाती या अनुपातिक स्थिरांक है, और इसी R को हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो देखिए V प्रोपोर्शनल टू I वाले फंडामेंटल से हमें एक क्वांटिटी और प्राप्त हुई, और वो है मैटर की या मैटर का रेजिस्टेंस, चालक का प्रतिरोध। तो यहाँ से अगर हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो क्या होगा, R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये जो रिलेशन है ना, ये वाला V इक्वल्स टू आर आई, इसको आप याद रखिए। आपको R इक्वल्स टू वी अपॉन आई और I इक्वल्स टू वी अपॉन आर है वो अपने आप कर सकते हैं, अगर V इक्वल्स टू आर आई आपके कन्फर्म है तो। और न्यूमेरिकल बेस पे के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए ओम्स लॉ का, V इक्वल्स टू आर आई। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस हमें प्राप्त हुआ वो कितना है, R इक्वल्स टू V बाई आई। आपको बता दूं, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और उसे इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल है वो ये है, इसको हम बोलते हैं ओम। क्लियर है? अब देखिए ओम का नियम ये था V प्रोपोर्शनल टू I। इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। इस पर अपनी करंट है और इस पर पोटेंशियल है, दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल। तो ये बन गया, बना। तो ये V और I का ग्राफ हो गया। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि ओम ने अपना ये लॉ दिया था इलेक्ट्रिक करंट फ्लो से रिलेटेड कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है, और आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो टॉपिक है ना वो इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है ओम के नियम की व्युत्पत्ति लिखिए। तो चलिए समझते हैं इसका क्या फंडामेंटल है। तो अगला अपना जो पॉइंट है वो है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। देखिए इसमें रटने वाली कोई बात नहीं, जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था कंप्लीट वही काम में आने वाला है। और एक जो चीज़ काम में आने वाली है वो ये V प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल्स टू आर आई जो अभी हमने पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखिए हमें ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। इसका मतलब हमें जो फॉर्मूला आया था अपना V इक्वल्स टू आर आई, सिमिलरली उसी के जैसा फॉर्मूला हमें निकाल करके लाना। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, कल वाले वीडियो क्लास में मैंने आपको, और अभी भी मैंने उसका रिकॉल करवाया है, मैंने VD एंड I के बीच में रिलेशन बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन क्या होता है अगर आपको याद हो तो, वो होता है I इक्वल्स टू NEA VD। ये है अपनी फर्स्ट टर्म। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आने वाली है वो है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। और ये मैंने कल नहीं पढ़ाई थी क्योंकि अपने सिलेबस से ये मिस है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस क्लास में मैं आपको इस पॉइंट के साथ ही बता दूंगा कि जो करंट डेंसिटी है वो क्या होती है।
अब हमें यहाँ पे करंट डेंसिटी की आवश्यकता होगी। करंट डेंसिटी या धारा घनत्व को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा घनत्व होता क्या है? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली करंट, इसका मतलब I/A। क्लियर है? तो J इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? I/A। बिल्कुल, यहाँ पे लिखो करंट डेंसिटी क्या होती है? J इक्वल्स टू I/A। और I कितना है? NeAVD। A का भाग दो, A से A कैंसिल आउट, कितना बचा? NeVD। तो करंट डेंसिटी हमें प्राप्त हुई NeVD। क्लियर है? अब देखिए Vd क्या है? Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की वैल्यू क्या होती है? E/m इंटू ई, यही होती है। ये वाली वैल्यू आप यहाँ Vd की जगह पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? J इक्वल्स टू NeE/m इंटू ई, यही प्राप्त हुआ। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे E और E, तो E स्क्वायर बनेगा, तो नेट जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी? J इक्वल्स टू NE² m इंटू कैपिटल E। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई? NE² m इंटू कैपिटल E। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी राशि है? तो यहाँ पे देखिए E और m है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज एंड मास हैं, तो ये कांस्टेंट होते हैं। N और टो है वो किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, मैंने कल ही भी बताया था, ये किसी एक कंडक्टर की हैं, वो क्या होते हैं? अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो किसी एक कंडक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब किसी एक कंडक्टर के लिए N एंड टो को भी हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। जब N, टो, E और M चारों कांस्टेंट हैं, इसका मतलब ये वाली टर्म है वो पूरी की पूरी क्या बनेगी? कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम बोलते हैं सिग्मा, और ये क्या होती है? चालकता। क्या होती है बच्चों? चालकता। तो NE²/m है वो क्या है? चालकता, कंडक्टिविटी। बिल्कुल, तो इसको अब अलग करके लिखते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ से हमने देखा कि NE²/m है वो एक है कांस्टेंट टर्म, और इसको हम बोल देते हैं सिग्मा, और वो क्या है? चालकता। इसका मतलब चालकता बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? सिग्मा इक्वल्स टू NE²/m। ये है कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी, चालकता। और देखिए प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसका मतलब उसको रोकता है। तो कंडक्टिविटी का ऑपोजिट क्या होता है? इस कंडक्टिविटी का ऑपोजिट क्या होगा? रेजिस्टिविटी। अरे, चालकता का विपरीत क्या होता है? प्रतिरोधकता। इसका मतलब प्रतिरोधकता क्या होगी? 1/सिग्मा। देखिए चालकता है वो सिग्मा है, तो इसका मतलब प्रतिरोधकता 1/सिग्मा, और उस प्रतिरोधकता को हम डिनोट करते हैं रो से। तो रो इक्वल्स टू होता है 1/सिग्मा। क्लियर? तो देखिए कंडक्टिविटी हमें क्या प्राप्त हुई? Ne²/m। तो रेजिस्टिविटी हमें क्या प्राप्त होगी? 1/सिग्मा। तो रो मैं यहाँ पे अलग ही लिख देता हूँ इसको। इसके ऑपोजिट की जो बात की है वो क्या है? रेजिस्टिविटी।
और वो होती है रो, और वो होती है कंडक्टिविटी की ऑपोजिट। तो रो इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा m/n² टो। ये रेजिस्टिविटी अपन इस ओम्स लॉ के डिडक्शन के बाद में भी पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके जल्दी समझ में आएगा। उस वाले टॉपिक में जब मैं यही बात बताऊंगा सेम यही, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने यहाँ पे इसी के साथ आपको बता दी कि कंडक्टिविटी होती है सिग्मा इक्वल्स टू n² टो बाई m, और रेजिस्टिविटी होती है जस्ट इसकी ऑपोजिट। इसका मतलब रेजिस्टिविटी को अगर हम रो से डिनोट कर रहे हैं तो रो इक्वल्स टू आपकी हो जाएगी 1/सिग्मा। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। ये जो इतना मैटर है ना, इसको एक बार आप समझने के लिए नोट कीजिएगा। यहाँ पे इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन हाँ, जस्ट 2 स्टेप आगे चलेंगे तो इसका मैटर आने वाला है। तो रेजिस्टिविटी आप समझ गए। तो देखिए, कंडक्टिविटी हमारे पास में आई सिग्मा इक्वल्स टू n² टो बाई m। इसका मतलब ये वाली टर्म, तो इसकी जगह अगर हम सिग्मा रखें तो j बराबर कितना बनेगा, j इक्वल्स टू सिग्मा ई। यही तो किया हमने, इस टर्म की जगह सिग्मा रख दिया, तो j इक्वल्स टू सिग्मा ई। नेक्स्ट, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? क्योंकि देखिए E एंड J हैं, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा J वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर। क्लियर है? और ये जो टर्म आई है J इक्वल्स टू सिग्मा E, इसको हम बोलते हैं ओम के नियम का, ऐसे बोलते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, माइक्रोस्किपल फॉर्म। कौन सी? तो ये जो टर्म आई J इक्वल्स टू सिग्मा ई, इसको हम बोल देते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, इसको बोला जाता है। अगर आपसे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ भी ले, बोर्ड एग्जाम में ना पूछे सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कौन सी टर्म को कहा जाता है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई को। यहाँ से हमें एक रिलेशन देखने को मिल रहा है कि करंट डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती होती है। क्लियर? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेफिनेशन थी ओम्स लॉ की, या जो अभी तक हमने ये J इक्वल्स टू सिग्मा ई निकाला है, अब हम ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन थी उसके आधार पर इसको आगे और डेराइव करते हैं। देखिए किस प्रकार से। इस प्रकार से अपन एक सर्किट बनाते हैं और उसके लिए J इक्वल्स टू सिग्मा ई वाली टर्म से ओम्स लॉ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से। देखिए, ये अपना एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है स्मॉल m, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसके सिरे पर जो पोटेंशियल है वो V है। क्लियर है? और हमें पता है J इक्वल्स टू होता है सिग्मा E, अब तक हमने निकाला है। अब देखिए, इनकी अगर हम बात करें J इक्वल्स टू सिग्मा ई को, तो इनकी वैल्यू रखते हैं हम J और E की। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, J की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, ये रही, ये वाली I/A। तो J की वैल्यू का तो हमें पता है। E क्या होता है? E होता है पोटेंशियल पर लेंथ, V/L। लेंथ आपको दी हुई है L, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है V, तो E इक्वल्स टू होता है V/L। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो गया ये, अब तक तो नहीं होता था। तो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेकर के जाना चाहूँगा। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V दोनों निकाला था। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, KQ/R²। R क्या है? डिस्टेंस। उसको मैं यहाँ पे L से लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं।
तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है KQ/L², और उसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है KQ/L। यही आता है ना। अब देखिए, अब मैं E क्या करता हूँ, KQ/L इंटू 1/L। एनी प्रॉब्लम नहीं, मैंने L को 2 बार लिख दिया। अब आप यहाँ से देखिए कि KQ/L है वो क्या है, V। अरे V बराबर क्या है, KQ/L। तो KQ/L की जगह V रखो इंटू 1/L, तो कितना बना, V/L। क्या है, E=V/L हमें प्राप्त हुआ या नहीं। फिजिक्स में सब कुछ रिलेटेड है। जितना आप अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे एक एक टॉपिक को, एंड तक आपकी फिजिक्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, मैटर को समझेंगे नहीं, तो पूरी पढ़ लेना, कुछ भी याद नहीं रहने वाला। तो E हमें पता है क्या होता है, V/L, और J हमें पता है क्या होता है, I/A। दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, इस फॉर्मूले में, J=σI। तो J की वैल्यू I/A =σV/L। तो यहाँ से V हमें क्या प्राप्त होगा, V बनेगा Li/σA। तो हम यहाँ पे 1/σ को थोड़ा सा साइड में करके लिख लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि V = 1/σ इंटू Li/A। अब देखिए 1/σ क्या होता है, यहाँ पे ये जो 1/σ है, तो आप यहाँ से चल के यहाँ आइए, यहाँ पे आप देखिए कि 1/σ बराबर क्या है, रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से V क्या बना, ρL/A इंटू I। यही बना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से क्या आया है। तो V = ρL/A इंटू I। अब देखिए L, A और रो, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, तो वो किसी मैटर के लिए, मैटर की एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उसका अभिलाक्षणिक होता है। इसका मतलब रो तो कांस्टेंट है, ये वाला तो कांस्टेंट है। L और A हमने लिया है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसकी लेंथ कंडक्टर की, तो वो भी हमने एक निश्चित ली है, उसको भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो राशि उपलब्ध है इस वाले फॉर्मूले में, उनमें से रो, L और A ये तीनों कांस्टेंट है, और ये तीनों देखो यहाँ पर इतने से में उपलब्ध है। इसका मतलब ये राशि क्या हो गई, ये है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। और इसको हम बोलते हैं R। ओम ने बोला था इसको R, क्या, रेजिस्टेंस। तो यहां से आपको नजर आ रहा है V = RI प्राप्त होता हुआ। अरे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यही तो ओम्स लॉ है। तो ये जो कांस्टेंट राशि है ये हमने R के बराबर मान ली, तो V = RI, और यही अपना प्यारा सा ओम का नियम था, V = RI। अब देखिए यहाँ पे हमें R कितना प्राप्त हुआ, रेजिस्टेंस R बोले तो बराबर है रो L/A। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का, वो उसकी लेंथ के समानुपाती और उसके काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेंथ के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब किसी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। जबकि किसी
कंडक्टर की लेंथ कम होकर के एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस है वो कम होगा। इसका मतलब पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मोटे वायर का रेजिस्टेंस है वो कम होता है। तो ये आपके प्रतिरोध के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली यहाँ से। अब देखिए आई, वी और आर, ये जो राशियाँ हैं ये कुछ बड़ी राशियाँ या स्थूल राशियाँ हैं जिनका मापन है वो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के द्वारा एक्सपेरिमेंट के दौरान कर लेते हैं। अगर हमें इसके सूक्ष्म मात्रिक राशियों का अध्ययन करना हो या हमें इसका सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन करना हो तो वहाँ पे जो हमारे काम आती हैं वो यही काम आती हैं, ई, सिग्मा और जे। इन राशियों का उपयोग होता है या यही उपयोगी होती हैं जब इसका सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन करते हैं। जबकि वी आर आई का तो आप डायरेक्ट मापन कर सकते हैं, इनके लिए आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अवेलेबल। तो ये था अपना डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, जहां हमें V इक्वल्स टू आर आई प्राप्त करना था। V इक्वल्स टू आर आई प्राप्त करने के प्रोसेस में हमने और भी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ प्राप्त किया। हमने क्या क्या प्राप्त किया अभी मैं आपको बताता हूं। हमने देखा कि कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर हमने देखा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। तो चालकता होती है सिग्मा इक्वल्स टू एन स्क्वायर टो बाई एम, जबकि रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टिविटी की जस्ट ऑपोजिट। तो रो इक्वल्स टू 1 सिग्मा, तो वो हो गई एम बाई एन स्क्वायर टो। इसके अलावा हमने देखा कि फिर रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, तो रो एल बाई ए, और रो है वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। और हमने देखा कि किसी कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ की किस प्रकार से डिपेंडेंट है और उसके एरिया के पर किस प्रकार से डिपेंडेंट है। तो हमने एक प्रकार से ओम के नियम की व्युत्पत्ति नहीं की है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है वो बहुत अच्छे से समझा है। इसमें चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का कैसा रिलेशन है, प्रतिरोध लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, प्रतिरोध एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, ये सभी हमने यहाँ पर पढ़ा। और जो मेन मकसद था अपना V इक्वल्स टू आर आई प्राप्त करना वो हमने प्राप्त किया। अब नेक्स्ट अपना इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक आता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, जो हमने यहाँ पे बात की थी रो की वो। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए वैसे तो रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर फिर हम इसका एक अलग से थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहें या इसका अध्ययन करना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखिए मैंने अब तक आपको क्या बताया, हमने पढ़ा ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आर आई, और यहाँ से R बराबर क्या प्राप्त हुआ, V अपॉन आई, यही प्राप्त हुआ। ओके, एक हमने क्या रिलेशन देखा था अभी रेजिस्टेंस के लिए, हमने देखा R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये वाला देखा था हमने, जहाँ रो है वो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता अपनी, ये अपने को पता है। अब देखिए इसका हम अगर अध्ययन करना चाहें या आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे रेजिस्टिविटी को है वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो तरीका देखिए कैसा होता है। तो आप लिखेंगे कि अभी तक हमने देखा कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है R, वो होता है उसकी लेंथ के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये रिलेशन आपने देखा। तो यहाँ से इनका कॉम्बिनेशन रूप क्या बनेगा, R प्रोपोर्शनल L बाई ए, यही बना। अब देखिए प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, समानुपाती नियतांक जिसको हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे लगेगा। तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और यहाँ जो ये रो है यही है अपनी रेजिस्टिविटी।
प्रतिरोधकता। तो अगर प्रतिरोधकता को हम यहां से देखना चाहें तो वो क्या प्राप्त होगी, देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इस ए को आप इधर लेके जाएंगे तो ये बन गया ए आर, इस एल को बट्टा में तो ये एल, तो रो बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, आर ए बाई एल। ये हो गया रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको ये बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एक बात आएगी वो कुछ इस प्रकार से, मैंने आपको बताया कि प्रतिरोधकता है वो किसी पदार्थ का उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उसका अभिलाक्षणिक गुण होता है। इसका मतलब कोई एक कंडक्टर है वो किसी एक पर्टिकुलर मेटल का बना है, तो आप उसका रूप चाहे कैसा भी कर दो, उसका आकार कैसा भी कर दो, उसकी प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए किस प्रकार से अभिलाक्षणिक गुण होता है, इसका मतलब ये अपना एक कंडक्टर है जो किसी मेटल का बना है, किसी भी XYZ का बना है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी हमें पता है कि रो है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसकी दो कंडीशन बनाते हैं, इसकी दो शेप बनाते हैं। शेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम कर देते हैं। और सेकंड, ये तो है फर्स्ट, और सेकंड में हम क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और लंबाई को कर देते हैं कम। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वो यही है कि क्या फर्स्ट और सेकंड इन दोनों कंडीशन के लिए रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी या चेंज होगी। तो मैंने अभी बताया कि यह केवल मैटर या जो पदार्थ है ये किसी उसकी होती है पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ये जिस मेटल का बना है उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वही रहेगी, चाहे आप उसका आकार कंडीशन 1 का कर दो चाहे 2 का कर दो। तो प्रतिरोधकता रहने वाली है सेम, लेकिन क्या रेजिस्टेंस सेम रहता है, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस किस प्रकार से चेंज होता है, वो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखिए लेंथ है ज़्यादा तो प्रतिरोध होगा ज़्यादा, और ये होता है काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस होगा कम। जबकि ये क्या है, ये इसके प्रतिदर्श हैं या मॉडल हैं इस मैटर के। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, चेंज होगा। इसके लिए हम मान सकते हैं R1 और इसके लिए R2 होगा, लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो सेम रहेगी। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए इससे पहले हम एक बात और पढ़ चुके हैं जिसको अभी मैं मिटाता। रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसके ऑपोजिट होती है, यह किसका दूसरा रूप है, दूसरा पलटा हुआ रूप जिसे बोल सकते हैं, वो है कंडक्टिविटी, चालकता का। आपने चालकता पढ़ी, सिग्मा बराबर क्या होता है, NE² टो बाई m। और आपने यह भी देखा कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, 1/सिग्मा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी बराबर क्या प्राप्त हुई, m/NE² टो। तो एक प्रकार से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ से अपन ने एक बात क्लियर की कि रो है वो किसी एक मेटल के लिए फिक्स होता है, जबकि R है वो उसकी शेप के अनुसार चेंज होता रहता है। लेकिन देखिए दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि R सेम रहे और रो चेंज हो जाए, प्रतिरोधकता चेंज हो जाए। वो एक ही कंडीशन में हो सकती है कि शेप तो सेम रहे किसी मेटल की, लेकिन वो मेटल ही दो अलग अलग हों, या दो कंडक्टर हैं वो दो मेटल के बने हुए हों। ये मेटल फर्स्ट का बना है, ये मेटल सेकंड का बना है, दोनों की शेप है सेम, इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस रहेगा सेम, जबकि इनकी प्रतिरोधकता है वो होगी चेंज। इसकी रो1 होगी और इसकी रो2। दोनों कंडीशन क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए हम देखते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। यूनिट देखिए हम यहाँ से निकालते हैं।
रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। तो 1 मीटर ने 1 मीटर को कैंसिल कर दिया, तो इसकी जो नेट यूनिट आई वो क्या आई, ओम इंटू मीटर। ये है इसकी एसआई यूनिट, किसकी, रेजिस्टिविटी की। अब हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए एम क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का, तो एम मास m1, क्लियर। एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन बराबर क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब 1/v। एकांक आयतन का मतलब तो यही हुआ। v क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो ये यहाँ पे आएगा 1/L³ इंटू ई क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और चार्ज की होती है TA। TA तो T² A², और टो की ये टाइम है, तो ये हो गया T। तो यहाँ से यूनिट क्या बनी, ये L³ है, ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से ऐसा कैसे जाएगा, तो ये प्लस का प्लस रहेगा। तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी L3 T-3 और A-2। तो ये डायमेंशन किसकी बनी, रेजिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की। और ये यूनिट है, ये भी प्रतिरोधकता की। अब हमने यहाँ पर देखिए क्या पढ़ा था, प्रतिरोधकता है वो चालकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सिग्मा की यूनिट यहाँ से क्या आएगी, अब हम बात कर रहे हैं सिग्मा की, चालकता की। तो यूनिट तो क्या बनेगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसे हम बोल सकते हैं महोमीटर इनवर्स। क्या बोलते हैं, ओम का जो विपरीत होता है, ओम का ऑपोजिट, इसका मतलब 1/m ओम है, उसको हम लिख सकते हैं महो, ठीक है। और मीटर इनवर्स का मीटर इनवर्स। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, महो इंटू मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये तो हो गई यूनिट। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी ऑपोजिट, यहाँ पे जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस। इसकी डायमेंशन बनेगी m-1 L-3 T3 A2। ये डायमेंशन हो गई कंडक्टिविटी की। तो ये तो बात होगी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की, जहाँ पे हमने इसकी यूनिट देख ली, डायमेंशन देख ली, किस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है वो देख लिया कि R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो यहाँ पे समानुपाती नियतांक के रूप में आता है रो, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इतना क्लियर है। अब देखिए हम एक कंडीशन लेते हैं कि जो कंडक्टर है उसको हम लेते हैं बेलनाकार तार। तो जो करंट है वो किस में फ्लो होगी, बेलनाकार वायर के अंदर करंट फ्लो करेंगे। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, ये एक बेलनाकार वायर है जिसकी लेंथ है L, इसका एरिया है वो कितना है A होगा, प्लस इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, ये इसका सेंटर है, ये जो इसकी त्रिज्या है वो है स्मॉल r। तो इसका काट क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला। और ये क्या है, वृत्ताकार, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना होगा, A = πr²। तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो = RA/L। R तो इसका रेजिस्टेंस है, तो R A कितना है, πr²/L। अब देखिए अगर हम यहाँ से ये मान लें कि एरिया है वो है 1 मीटर² और लेंथ है वो है 1 मीटर, तो इस कंडीशन में रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आंकिक रूप से उस पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल या एकांक काट क्षेत्रफल के प्रतिदर्श के प्रतिरोध के बराबर होती है। अब देखो सिंपल भाषा में समझाऊं कि किसी कंडक्टर के लिए या किसी मेटर पदार्थ के लिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किस कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, रो इक्वल्स टू आर कब हो सकते हैं, जब वो पदार्थ हमने लिया है उसकी लंबाई क्या हो 1 मीटर और उसका क्षेत्रफल या काट क्षेत्रफल कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में या उस पदार्थ के उस मॉडल की कंडीशन में रो इक्वल्स टू आर होता है, प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के बराबर होती है। क्लियर है। अब देखिए इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकली रूप है वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जो मैंने अभी तक बताई है वही चीज़ है, बस थोड़ा सा मिटा करके एडजस्ट करते हैं। तो हमने जो रेजिस्टिविटी पढ़ी वो कुछ इस प्रकार से पढ़ी कि R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो यहाँ से बना R प्रोपोर्शनल L/A और यहाँ से फाइनली हमें प्राप्त हुआ प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो रो L/A, और ये रो थी अपनी रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है RA/L। एक तो हमें ये प्राप्त हुआ, एक हमें कंडक्टिविटी से प्राप्त हुआ, तो वो रो बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ m/n² टो। ये दो फॉर्मूले हमें प्राप्त हुए। फिर हमने इसकी यूनिट की बात की रेजिस्टिविटी की, और यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। फिर हमने इसकी डायमेंशन की बात की, डायमेंशन होती है m1 L3 T-3 A-2। इतनी बात की। फिर मैंने आपको बताया कि एक ही पदार्थ के लिए जो रो है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस है वो उसके आकार आकृति के अनुसार चेंज हो जाता है। तो अब इन्हीं बातों को मैं यहाँ पे आपको थ्योरिकली लिख के समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है और इसी प्रकार से डेरिवेशन करना है आपको। तो जितने नंबर का आएगा आपको कंफर्म, अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है तो आपके 2 में से 2 पक्के हैं, लेकिन आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो देखिए थ्योरेटिकली लाइन क्या है। यहाँ पे जो मैंने समझाया है वो 3 मैटर हैं अपने कंप्लीट। जो 3 बातें मोटी मोटी मैंने आपको बताई हैं कि प्रतिरोधकता है वो पदार्थ का गुण है। किसका गुण है? पदार्थ का। और जो प्रतिरोध है वो प्रतिदर्श या सैंपल का गुण है। मैंने आपको बताया था ये मेटल है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। अब आप चाहे इसे कैसी भी आकृति दीजिए या कैसा भी मॉडल दीजिए, इसकी रेजिस्टिविटी है वो रो ही रहने वाली है, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। तो यही बात है कि पदार्थ का गुण है, प्रतिदर्श का नहीं। और प्रतिदर्श का गुण कौन है? प्रतिरोध। पहली बात क्लियर। चलो जी, ये कंप्लीट हुआ। नंबर 2, प्रतिरोधकता को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अगर कहीं डेरिवेशन या न्यूमेरिकल में आपके ये नाम आए कि आपको ये वैल्यू दी हुई हो विशिष्ट प्रतिरोध, तो आप फटाक से समझ जाना कि ये क्या है, किसकी वैल्यू है? रो की है, रेजिस्टिविटी की है। प्रतिरोधकता की बात कर रहा है, क्योंकि प्रतिरोधकता को ही हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। नंबर 2 बात क्लियर। थर्ड, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार की है उसी के ऊपर उसकी प्रतिरोधकता है वो निर्भर करती है। अब देखिए एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें आपकी बुक में दी हुई कुछ वैल्यूज हैं प्रतिरोधकताओं की। तो उसमें हम कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किसकी है, क्योंकि जिस मेटल या जिस मैटर की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, और जिसकी प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी, रो जिसका जितना कम होगा उसकी कंडक्टिविटी या सिग्मा उतनी ही ज़्यादा होगी,
क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है 1/ρ। क्लियर। तो ये हम इस टेबल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए टेबल किस प्रकार से है। तो इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है और सबसे अधिक रेजिस्टिविटी किसकी है। देखिए सिल्वर है, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है 1.6 गुणा 10 की पावर -8। जबकि बात करें लकड़ी की तो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे अधिक है 10 की पावर 8 से 10 की पावर 14 तक। या आप बात कर लीजिए रबड़ की, कांच की, तो इनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए जिसका रो कम होगा उसका सिग्मा अधिक। इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी उतनी ही अधिक। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि चांदी है वो सबसे अच्छा चालक है करंट का। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है कॉपर। क्लियर। जबकि बात करें ये कांच, कठोर रबड़ या लकड़ी की तो ये है सबसे ज़्यादा कुचालक, इंसुलेटर। तो अगर आपसे यह पूछा जा सकता है, मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट का सबसे बेहतर चालक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए चांदी या सिल्वर। क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -8। क्लियर है। बाकी जितनी भी वैल्यू दी गई हैं आप उनको यहाँ से एक बार देख लेना। ज़्यादा काम में नहीं आती है, ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, सिल्वर या कॉपर के बारे में पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब मैंने आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो तो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, एल एंड ए पर डिपेंड करता है। लेकिन रो मैंने बताया था वो केवल मैटर पर डिपेंड करता है, एल एंड ए पर नहीं करता, एल एंड ए पर नहीं करता। तो जब लेंथ और एरिया पर रो डिपेंड नहीं कर रहा है और जबकि आर है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे अब मैंने आपको एक कॉपर का मटेरियल दे दिया ये वाला, जिसकी रेजिस्टिविटी रो कितनी है 1.7 गुणा 10 की पावर -8। अब आप चाहे इस वायर का सर्किल बनाओ, चाहे इसका क्यूब बनाओ, चाहे इसका बेलन बनाओ, कुछ भी बनाओ, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तो रो ही रहने वाली है। चेंज होगा तो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर हम R1 मान सकते हैं, इसके लिए R2 हो सकता है, इसके लिए R3 हो सकता है। लेकिन रेजिस्टिविटी है वो मैटर का गुण है, तो इसकी किसी भी शेप बना लो, है तो कॉपर ही है, तो कॉपर ही है, उतनी ही मात्रा का है, उतनी ही वॉल्यूम का है। जैसे मान लीजिए V वॉल्यूम का है, मैंने आपको V वॉल्यूम का या V आयतन का ये कॉपर दिया था, तो आपने उसका पूरा का पूरा यूज किया, इसका मतलब यहाँ भी वॉल्यूम उतना ही है, यहाँ भी वॉल्यूम उतना ही है और यहाँ भी वॉल्यूम उतना ही है। क्लियर है। तो वॉल्यूम अगर रिमेन है, अगर वही की वही वैल्यूज की चल रही है वॉल्यूम की, तो उस कंडीशन के अंदर रो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप उसका कुछ भी बना लो। जबकि रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा शेप एंड साइज के अनुसार। अब देखिए कुछ रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी की बात हो गई, ओम का नियम की बात हो गई, तो अब हम रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ पर्टिकुलर बात करते हैं, देखते हैं क्या खासियत है इसकी भी। तो देखिए अब हम देखते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, मतलब ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध। ओम का नियम आपने पढ़ा, V = IR, ये ओम का नियम पढ़ा। लेकिन डेफिनेशन ओम के नियम की आपने पढ़ी थी, वो क्या थी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें फ्लो हो रही करंट के प्रोपोर्शनल होता है, V = I। ये है ओम का नियम।
ओम्स लॉ। लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो ओम्स लॉ है वो हर कंडीशन में सही नहीं होता है, ये कहीं पर गलत भी हो सकता है, ये हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब प्रत्येक कंडीशन के लिए ये प्रत्येक कंडीशन के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए v प्रोपोर्शनल टू i और यहाँ पे हमने एक समानुपाती नियतांक लगा दिया r। इसका मतलब r है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। जबकि r है वो कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो r चेंज हो जाएगा। जैसे ये आपकी कोई कंडक्टर है, इसमें आप करंट फ्लो करेंगे तो इसकी हीट भी बढ़ेगी। अरे ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करते हैं तो गर्म नहीं होता है क्या डिवाइस? तो इसकी हीट बढ़ेगी, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब ज़्यादा उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उत्सर्जित होंगे तो वो जो परमाणु पॉजिटिव बनाएंगे जिस एटम से निकल करके, उस पॉजिटिव परमाणुओं की संख्या भी अधिक हो जाएगी। जब इन दोनों की संख्या अधिक होगी तो ये फ्लो करेंगे तो इनकी कुछ टक्कर भी होगी, जिससे इनके मध्य, इनके रास्ते में रुकावट होगी, इनके बहने के रास्ते में रुकावट होगी। और वही रुकावट क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस। तो अगर टक्करें ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जब आप डिवाइस को लगातार यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब यही है कि उसका अब रेजिस्टेंस बढ़ने लगा है, अब वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। क्लियर है? तो ये नियम है वो हमेशा सत्य नहीं होता, क्योंकि आर है वो ये ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो एट एनी कंडीशन ही। नहीं, कुछ कंडीशन में आर है वो नियत नहीं रह पाता है, कांस्टेंट नहीं रह पाता है, और उस कंडीशन में ये वाला जो लॉ है वो फेल हो जाता है। इसीलिए इनको दो कंडीशन में बांट दिया, एक ओमी और एक अनओमी रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जो इसको क्लियर कर पाता है, V इक्वल्स टू आई आर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो तो होगा ओमिक रेजिस्टेंस। और जो V इक्वल्स टू आई आर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो होगा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर रेजिस्टेंस के लिए हमेशा सत्य बात कौन सी होती है? काम की बात पूछी आपने। देखिए, ओम का नियम है V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से R इक्वल्स टू आएगा V अपॉन आई। ये कंडीशन है वो हमेशा सेटिस्फाई होती है रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी यही होती है। अगर किसी कंडक्टर के सिरों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और उसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? हमेशा R होगा। V बाई आई से हमेशा रेजिस्टेंस प्राप्त होगा और वही उसका करेक्ट रेजिस्टेंस होगा, करेक्ट वैल्यू होगी। तो अब आपने देख लिया कि जो ओम के नियम के अनुसार या V इक्वल्स टू आई आर को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस है, और जो नहीं कर रहे हैं वो अनओमिक रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको इनके एक दो एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 ग्राफ दिए गए हैं। पहला है टॉर्च के बल्ब के लिए, दूसरा डायोड के लिए, और तीसरा है विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए। ओम का नियम क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल्स टू आई आर, यही होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I के लिए ग्राफ क्या बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ से इसका जो स्लोप प्राप्त होता है वो हमें R प्राप्त हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या ये वाला ग्राफ है वैसे के वैसे ये तीनों ग्राफ हैं? बिल्कुल भी नहीं है। इस ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ना होकर के कुछ इस प्रकार से कर्व है,
डायोड वाले के लिए बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से है और विद्युत अपघट्य वाला है वो इस प्रकार से। इसका मतलब तीनों में से कोई सा भी जो है वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब देखिए स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता तो वो कौन सा होता, ये होता आपका ओमिक रेजिस्टेंस। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त हो रही ये तीनों के तीनों, तो ये कौन से होंगे, नॉन ओमिक। देखिए बात करते हैं हम नंबर 1 की, टॉर्च के बल्ब वाले के लिए। अब देखिए टॉर्च को अगर आप जलाए रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने लगती है, और जैसे जैसे गर्म होगी वैसे वैसे इसका मतलब यही हुआ कि अब उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा और उसकी करंट है वो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग न बढ़ करके कम होने लगेगी। यही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए अगर ये वोल्टेज के साथ करंट बढ़ती तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होता। क्लियर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देखिए पहले वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट है वो बढ़ रही है, लेकिन फिर क्या है, एक वोल्टेज की यहाँ तक बढ़ने के बाद में, मान लीजिए यहाँ तक बढ़ने के बाद में वोल्टेज की वैल्यू अब और बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये जो करंट है वो ऐसे कांस्टेंट सी होने लगेगी इस प्रकार से। इसका मतलब अब करंट नहीं बढ़ेगी, अब करंट नहीं बढ़ेगी, पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अब रेजिस्टेंस बढ़ने लगा है। जबकि ओम्स लॉ क्या कहता है कि आर है वो फिक्स होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कांस्टेंट ही लिया था, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो ये कौन सी रेजिस्टेंस का एग्जांपल हो गया, ये है आपका नॉन ओमिक। फिर डायोड की बात कर लेते हैं। अगेन अगर ये ओमिक होता तो कुछ इस प्रकार से होता। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे आई की वैल्यू है वो पहले धीरे बढ़ेगी, उसके बाद में फिर तेज़ी से बढ़ने लगेगी। इसी प्रकार से विद्युत अपघट्य में कुछ निश्चित वोल्टेज तक तो करंट बढ़ती ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं होती है, फिर करंट स्टार्ट होती है और फिर कुछ और एक निश्चित वैल्यू आती है पोटेंशियल की, उसके बाद में फिर वो कांस्टेंट सी होने लगती है। तो इन तीनों कंडीशन में ओम का नियम सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और वो सेटिस्फाई इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि इसके लिए आर है वो कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है, वो वेरिएबल हो रहा है इन तीनों के लिए ही। तो ये हैं वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल हो गए। आई होप आज की इस वीडियो लेक्चर में जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है वो क्लियर आपके समझ में आई है। अब देखिए इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचा है और वो है सेल। उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेल के साथ। धन्यवाद।